जी प्रवीण जी, हम लोग लाइव हैं। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का बिहार स्वाभिमान आंदोलन की इस फेसबुक पटल पर। आज एक नई परिचर्चा के साथ मैं युवा कवि प्रवीण कुमार मिश्र फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं। आज का जो हमारा विषय है कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के राज्यपाल कोटे की विधान परिषद सीटों पर राजनैतिक अतिक्रमण का औचित्य। इस विषय पर आज हम परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ इस परिचर्चा में जो हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जो इस परिचर्चा में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का उनसे परिचय करवाता हूं। हमारे साथ प्रख्यात कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज जी जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर से। संजय पंकज जी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ दूसरे नमस्कार। वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक श्री प्रवीण बागी जी जुड़ रहे हैं पटना से। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार जी, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हैं और न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में इनकी जो परिचय है वो द्वितीय है। बिहार प्रदेश में लोग इनको जानते हैं। तो डॉक्टर अजय कुमार जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे एक और वक्ता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, श्री अलका जी। उनको भी मेरी तरफ से और बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि हमारा विषय है आज का कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होता है और विभिन्न विषयों के जानकार लोग जो कि उस क्षेत्र के होते हैं उस क्षेत्र के उन्नयन के लिए इस पर काम करते हैं। लेकिन पूर्व के कुछ अगर दशकों की हम बात करें तो देखा जा रहा है कि राजनीतिक हितों के लिए इन सभी क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी जगह राजनीति करने वाले लोग पहुंच रहे हैं। तो इसका क्या औचित्य है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रवीण बागी जी जुड़ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये राजनीतिकरण इन सीटों का, जिसपे उस क्षेत्र के विशेषज्ञों का रहना ज्यादा हम समझते हैं कि जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसका जो आउटकम है उसको आप किस प्रकार से देखेंगे? क्या ये सही है राजनीतिक दृष्टिकोण से? श्री प्रवीण बागी जी। नहीं, बिल्कुल ये सही तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल के कोटे से या राष्ट्रपति के कोटे से किन किन श्रेणी के लोगों का मनोनयन होना है। और संविधान की धारा 173 में ये प्रावधान किया गया है, 171 में भी प्रावधान है इसका। तो उसका ये खुला उल्लंघन है और ये किसी एक पार्टी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। सारी पार्टियां मिल करके ये धत्कर्म कर रही हैं और अपने चुनाव हारे हुए नेताओं को, जो चुनाव जीत नहीं सकते वैसे नेताओं को, या किसी को खुश करने के लिए वैसे लोगों को राज्यपाल के कोटे से मनोनीत किया जाता है। और ये हर 2 साल पर 2 लोगों के मनोनयन का विधान है। संविधान के अनुसार हर 2 साल पर 1/3 सदस्य विधान परिषद के रिटायर होते हैं और फिर उसके जगह पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो उसके तहत जो मनोनयन के द्वारा 12 सीटें भरी जाती हैं उसमें भी हर 2 साल पर 2 सदस्य को रिटायर होना है और उसके जगह पर नए 2 सदस्यों का मनोनयन होना है। तो ये अंतिम बार ये परंपरा जो थी वो चली आई 1978 तक, जब कर्पूरी ठाकुर रहे। कर्पूरी ठाकुर ने अपने कार्यकाल में पंडित सियाराम तिवारी, जो जाने माने संगीतकार थे और संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं था, उनका मनोनयन किया था। उपेंद्र महारथी जी, जो इतने अच्छे चित्रकार, बड़े चित्रकार थे, उनके नाम पे संस्थान भी है पटना में, उनका मनोनयन उन्होंने किया था। मगर उसके बाद धीरे धीरे ये परंपरा समाप्त होती गई और फिर एक समय ऐसा भी आया कि जो 2 सदस्य रिटायर होने के बाद उनके जगह पर 2 लोगों का मनोनयन नहीं हुआ और होते होते 2006 में ये स्थिति आ गई कि एक साथ 12 सदस्य रिटायर हो गए। जो मनोनयन जिनका होता था 12 लोगों का, वो 12 सदस्य रिटायर हो गए और आज की तारीख में 12 की 12 सीटें विधान परिषद में खाली हैं और अब उनके जगह पर भरे जाने की कवायद हो रही है। तो ये अच्छा और मजेदार बात है कि देखिए कैसे कैसे लोग इसमें संविधान
कि अनुच्छेद 171 में ये प्रावधान है कि साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से लोगों का जो अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो, जिन्होंने कोई उल्लेखनीय काम किया हो, मगर वो राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हो, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, वैसे लोगों को मनोनीत करके लाना है ताकि उनकी सेवाओं का लाभ, उनकी जानकारी का लाभ उस क्षेत्र विशेष में सरकार को मिल सके, जनता को मिल सके। ये उद्देश्य था इसके पीछे। तो इस उद्देश्य को अब भुला दिया गया है। और कैसे कैसे लोग हो गए, आपको एक माधव सिंह थे, रिटायर्ड आईएएस, उनको नॉमिनेट कर दिया गया था कांग्रेस के जमाने में। कोई उनका योगदान नहीं था समाज, ये जो 4-5 क्षेत्र हैं उसमें। फिर अनवर अहमद, राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी लालू प्रसाद जी की, उस समय अनवर अहमद एक हुआ करते थे नेता, उनका मनोनयन हुआ था। सुभाष यादव, वो भी उसी कोटे से आए थे, उनका मनोनयन किया गया था। उनके भाई साधु यादव, उनका भी मनोनयन हुआ था। तो ऐसे ऐसे लोगों का जिनका किसी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है, वैसे लोगों का मनोनयन विधान परिषद में होता गया। अब नतीजा ये है कि विधानसभा और विधान परिषद में कोई फर्क नहीं रह गया है। विधानसभा मैंने और विधान परिषद दोनों मैंने बहुत लंबे अरसे से कवर किया है, और पहले विधान परिषद में जो चर्चा होती थी वो बहुत गंभीर और विद्वतापूर्ण चर्चा होती थी। विधानसभा में भले शोर शराबा, हंगामा और जेल में जाना सदस्यों का होता रहता था, मगर विधान परिषद में बहुत कम ऐसी नौबत आती थी जब सदस्य जेल में जाते हों, और गंभीर चर्चा होती थी, वहां वाद विवाद होते थे। अब विधान परिषद की हालत भी कमोबेश विधानसभा जैसी हो गई है। बात बात पर हल्ला, हंगामा, नारेबाजी, बेल में आना, एक दूसरे पर अभद्र और असंसदीय टिप्पणियां करना, ये सब अब देखने में आ रहा है। तो ये इसका दुष्परिणाम है। और जो मूल संविधान निर्माताओं की जो मूल मंशा थी, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य तो समाप्त हो गया। तो अब या तो इस पर भी, और इसमें एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा कि एक पीआईएल भी हुआ था इसमें पिछले चुनाव में, जब 2014 में जो मनोनयन हुआ था, तो उसके बाद फिर चुनाव एक पीआईएल किया गया था कि गलत लोगों का मनोनयन हुआ है। तो कोर्ट ने सुनवाई की, हाई कोर्ट ने, उसके बाद ऑब्जर्वेशन दिया अपना ये कि अगली बार से ध्यान रखा जाए कि जो संविधान में प्रावधान है उसका उल्लंघन न हो और उसके अनुसार ही मनोनयन हो। तो अब वो समय आ गया है, अब देखना है कि इस हाई कोर्ट के निर्देश का कितना सरकार पालन कर रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण बागी जी। आपने बहुत जो इसके विभिन्न तथ्यों को आपने उजागर किया और इसके विषय में आपने जानकारी दी। मैं चलता हूँ, हमारे साथ कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज जी जुड़ रहे हैं। आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि साहित्य की अगर हम बात करें तो विधान परिषद में साहित्य और समाज सेवा, ये विगत कुछ दशकों से जिस प्रकार से इस क्षेत्र से लोगों का आना कम हो गया है विधान परिषद में, तो उससे समाज और साहित्य पर कितना असर पड़ेगा, इसके विषय में बताएं हमारे दर्शकों को, डॉक्टर संजय पंकज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। अब बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल का अभिनंदन करते हुए कि आप समसामयिक विषयों को उठाकर, ऐसे विषयों को उठाकर चुनौतीपूर्ण ढंग से संवाद कायम करते हैं जिसकी आज जरूरत है। मैं एक शेर के साथ बात करना चाहूंगा कि जिस खेत से दहकाक मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोसे गंदुम को जला दो। राजनीति में हस्तक्षेप के लिए, प्रवेश के लिए, अपने अधिकार के लिए आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और अच्छे लोग जब तटस्थ हो जाते हैं, अपना अधिकार खोकर बैठ जाते हैं, जो कि हमारे कवि के अनुसार भी बड़ा दुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जैसे हम अपने लिए नौकरी की मांग करते हैं, जैसे अपनी योग्यता के अनुसार समाज और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम चाहते हैं कि हमारी प्रतिभा का, हमारी कार्य क्षमता का व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय उपयोग हो, मानवीय उपयोग हो। सत्ता के गलियारे में जो हमारा अधिकार है, जो पहले से अधिकार है और पहले से हमारे श्रेष्ठ जन जिसका नेतृत्व करते आए हैं, लेकिन आज राजनीतिक दुराचार के कारण
राजनीतिक प्रपंच के कारण और राजनीतिक जटिलताओं और महत्वाकांक्षाओं के कारण अच्छे लोगों को जो हाशिए पर फेंकने का क्रम शुरू हो गया, इसके लिए प्रतिवादी स्वर अख्तियार करने की जरूरत है। आदरणीय प्रवीण बागी जी ने विस्तार से कि संविधान के अनुच्छेद 171 में सीधा सीधा प्रावधान है कि मुख्यमंत्री ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों का चयन करते हुए, जो कि पूर्व में ऐसा ही लगातार उस अनुच्छेद का पालन किया गया है राज्यसभा से लेकर विधान परिषद तक, लेकिन इधर के दिनों में कोई ठेकेदार है, कोई आपका झंडावरदार है, कोई पूंजीपति है, जैसे तैसे लोगों को साहित्य, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा के नाम पर जैसे तैसे लोगों का मनोनयन किया गया है। उनका आचरण और उनकी दिशाहीनता पूरे समाज को ज्ञात है। बावजूद इसके राजनीति के अनुसार उनको अधिकृत करते हुए, उनका चयन करते हुए, साहित्य के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, प्रौद्योगिकी, विज्ञान के नाम पर उनको थोप कर, विशेष समाज सेवक के रूप में थोप कर जिस तरह से दृश्य खड़ा किया गया विधान परिषद का, बहुत अच्छा कहा प्रवीण बागी जी ने कि पहले शालीन बहस होती थी विधानसभा में जो बहस हो जाए, जो जूतम पैजार हो जाए, जो उठापटक हो जाए। एक किसी उर्दू शायर ने 4 पंक्तियां लिखी हैं, जिस तरह का दृश्य ये लोग विधानसभा से लेकर संसद तक, वे नेता जिनका चयन हम लोग संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत करते हैं, प्रजातांत्रिक प्रणाली में उनको चुनकर अपना नेतृत्व करने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहां जाकर जिस तरह की बहस करते हैं, जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और सारी मर्यादाओं और शालीनता के धज्जियां उड़ाते हैं, उनको देखकर किसी कवि ने लिखा कि धन वाले भिखमंगे देखे, कपड़े पहने नंगे देखे, आदमी जैसे बंदर देखे, यह सब संसद के अंदर देखे। तो संसद के अंदर से, संसद से लेकर विधानसभा तक, लेकिन वही राज्यसभा और विधान परिषद की बैठक में शालीनता, क्योंकि वहां संवेदनशील लोगों का चयन किया जाता था, वैसे लोग जो चित्र से, कला से, प्रौद्योगिकी से, विशिष्टता से, अपनी विलक्षणता से, अपनी प्रतिभा से, जिन्होंने समाज की महत्वपूर्ण मानवीय सेवा की है, जिन्होंने अपनी दृष्टि से समाज को संचालित करने का काम किया है, जिन्होंने वैचारिक रूप से मूल्य और मनुष्यता सबके भीतर भरने का काम किया, वैसे लोगों का चयन होगा तो वे लोग शालीनता की सीमा में अनुशासित रहते हुए शिष्ट ढंग से अपनी बातों को प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जैसे तैसे लोग आ रहे हैं जिनका आचरण सर्वज्ञात है, तो वे क्या दिखाए रहा, जिन्हें खुद अपना पता नहीं, उन्हें मालूम नहीं है कि संविधान का अर्थ क्या होता है, विधान परिषद और विधानसभा की गरिमा क्या होती है, और जन नेतृत्व करने का जो अधिकार नेता के अंतर्गत दिया गया है। तो नेता होना समाज का अगुवा होना होता है, लेकिन आज नेता की जो परिभाषा बदल गई है, कुपथ कुपथ दौड़ाते जो पथ निर्देशक हुआ है। ऐसे में हमें हमारा अधिकार जो संविधान ने दिया है उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। बल्कि अगर मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के अपने लोगों को, जो लोग हार गए हैं चुनाव में या जिन्हें वे उपकृत नहीं, ऐसे लोगों का चयन कर देते हैं, और किस आधार पर, योग्यता को ताक पर रख दीजिए, उनकी पार्टी से लेकर व्यक्तिगत कितना सहयोग करते हैं, वे पूंजी वाले लोग हैं, वे बाहुबली लोग हैं, वे जातीय आधार पर आते हैं, जबकि इसमें जातीय आधार की भी बात नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में जिसका विशिष्ट योगदान है, चिकित्सा के क्षेत्र में जिसका विशिष्ट योगदान है, संस्कृति और कला के क्षेत्र में जिसका विशिष्ट योगदान है, वैसे लोगों का चयन करेंगे तो कम से कम अपने क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए एक नीति का निर्धारण करेंगे। आज तक हमारे देश में कोई सांस्कृतिक नीति नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? इतनी नीतियां बनती हैं, सांस्कृतिक नीति क्यों नहीं? जबकि हम जानते हैं कि किसी देश, परिवार, समाज, व्यक्ति की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। लेकिन कौन हमारा सांस्कृतिक नेतृत्व कर रहा है? कौन हमारा संवेदनशील नेतृत्व कर रहा है? इसलिए इस पटल के माध्यम से एक बहस और विमर्श की शुरुआत करते हुए हम अपेक्षा करेंगे कि हम लोग
अपने अपने हक के लिए, अपने नेतृत्व के लिए। हमारा नेतृत्व, जैसे जैसे विराट व्यक्तित्व का नाम आदरणीय प्रवीण बागी जी ने लिया, वैसे वैसे लोग साहित्य, संस्कृति, कला, प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करेंगे तो डॉक्टर अजय कुमार जी क्या करेंगे, प्रवीण बागी जी क्या करेंगे, अलका सिन्हा जी क्या करेंगे, और फिर साहित्यकार लोग क्या करेंगे। उपेंद्र महारथी जैसे व्यक्तित्वों की आत्मा भी कराह रही होगी। कल तक राज्यसभा के माध्यम से बड़े बड़े रचनाकार जाते थे, रामधारी सिंह दिनकर हो, पृथ्वीराज कपूर हो, नरगिस दत्त हो, हरिवंश रावत, कैसे कैसे लोग जाते थे। लेकिन अब जैसे तैसे लोग जा रहे हैं, और जैसे तैसे लोग जा रहे हैं। और ठीक ही कहा कि किसी एक दल के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। इस गठगढ़े में, इस हमाम में सारे दलों का एक ही आचरण है, और वे लोग शायद अच्छाई से घबराते हैं, वे लोग शायद ईमानदारी से घबराते हैं, वे लोग शायद दिशा और दृष्टि संपन्न लोगों से बचना चाहते हैं, क्योंकि फिर तो इन लोगों ऐसे नेतृत्व के जाने से विधानसभा, विधान परिषद का रुख ही पलट जाएगा। लेकिन अगर हमें हाशिए पर फेंका जाता है तो हमें अपने समाज को संगठित करते हुए, क्योंकि हमारे साथ आम जनता भी है, विशिष्ट जन भी है, और हमें हमारा अधिकार जो संविधान ने दिया है उसके लिए खड़ा होकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। और राज्यपाल को यह विशेष अधिकार है कि राज्यपाल कतिपय अगर उस प्रावधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने नाम नहीं भेजा है, बल्कि उजागर होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री जी जिनका नाम भेज रहे हैं उनका इन विशिष्ट क्षेत्रों में योगदान क्या है, पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। गुपचुप यह धंधा नहीं होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे लोग नहीं हैं, कसौटी पर खरे लोग नहीं हैं, जैसे तैसे लोगों का चयन किया गया है, तो राज्यपाल जी को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे चाहें तो इसे पुनः वापस करते हुए संशोधन कर सकते हैं, और अपने ढंग से उसे निरस्त भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा अधिकार उनके पास है। अतः हमें पूरी बुलंदी के साथ इस पटल पर जो लोग हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, शुरुआत ऐसे ही होती है, और फिर अपना खोया हुआ गौरव, स्वाभिमान और अधिकार हम प्राप्त करें, इसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी मीडिया के माध्यम से, धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, एकजुटता के माध्यम से, और उस दरवाजे को, बंद दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत है। वह चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, या हमारे राज्यपाल हो, या संविधान वेत्ता हो, उन लोगों के माध्यम से बिल्कुल आवाज बुलंद करने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय डॉक्टर संजय पंकज जी। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार जी जुड़ रहे हैं। आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप, क्योंकि लंबे समय से आप विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र में विधान परिषद में प्रतिनिधित्व कम हुआ है, तो आप इस क्षेत्र के उत्थान के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए सरकार तक क्या इसकी बात पहुंचेगी जब आपका प्रतिनिधित्व ही कम हो रहा है इस विधान परिषद में? आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अजय कुमार जी? इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले तो जितनी बातें प्रवीण बागी जी ने कही, संजय जी ने कही, उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं महाकवि नीरज के दो पंक्तियों से। उन्होंने एक बार कहा था, कवि सम्मेलन में शायद पटना ही आए थे, उन्होंने कहा था कि हवा ऐसी चली कि गूंगे भी गायक बन गए। क्या बात हवा ऐसी चली कि गूंगे भी गायक बन गए, राजनैतिक मूल्य इतने गिरे कि जेब कतरे भी विधायक बन गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो मैं यही तो शुरू कर रहा हूं, जिस विधान परिषद की ऐसी गरिमा थी, जहां डॉक्टर दुखन राम जैसे लोगों को और राष्ट्रीय स्तर के उन डॉक्टरों को उस समय मनोनीत किया जाता था इसमें आने के लिए, वहां आप देखिएगा कि पिछले, हमें लगता है कि 4 दशक से कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई चिकित्सक नहीं आया जिनका इसमें समाज के
उत्थान में इतना योगदान रहा है, इतनी समाज सेवा की। और कुछ डॉक्टरों का नाम, चूंकि और तो बहुत पहले के ये थे, कुछ डॉक्टरों का नाम मैं लेना चाहता हूँ। अब डॉक्टर शिव नारायण सिंह कितने बड़े, मैंने समाज के लिए, देखिए डॉक्टरी में कमाना एक चीज होती है और डॉक्टरी करते हुए समाज की सेवा करने दूसरी चीज होती है। हालांकि वही हमारा मुख्य उद्देश्य है, लेकिन बहुत लोग डॉक्टरी अपना करते हैं पेशा के लिए। लेकिन डॉक्टर शिव नारायण सिंह, डॉक्टर AK सिन्हा, डॉक्टर घोषाल, डॉक्टर, मतलब लंबी लाइन है जिन डॉक्टरों ने ऐसी समाज की सेवा की और उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। विधान परिषद में आने का सबसे बड़ा ये था। डॉक्टर का कहीं है ही नहीं। क्या कहते हैं, जिस तरह से कलाकारों का इनका हुआ, अब कलाकार के नाम पर साधु यादव चला जाता है। हो सकता है कि डॉक्टर के सीट पर सुभाष यादव चला गया। अब बिल्कुल चेक करें कि किसके नाम से कौन कौन गया। अब कोई बड़ा, सच में आप लोगों ने कहा कोई बाहुबली का बेटा चला गया, कोई पैसा वाला, अभी हाल में बड़का पैसा वाला चला गया। तो ये तो राजनीतिक अवमूल्यन का क्या समूचा दिखाता है कि कितना ज्यादा हो गया है। अरे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम लोग जब बैठते थे और सुनते थे, उस जमाने में तो टीवी भी था नहीं, इसमें सुनते थे, क्या कहते हैं, लोगों का भाषण रेडियो पर, चाहे ये, मतलब लोहिया जी क्या नहीं नेहरू जी को कह देते थे, क्या नहीं पीलू मोदी कह देते थे, क्या नहीं वो लोग कह देते थे, सारी बातें कहते थे, लेकिन किस शालीनता से कहते थे, क्या उनका वो सटल जोक्स होता था। और आजकल देख लेंगे मार देंगे, काट देंगे। माँ बहन, मेरी पत्नी बगल में बैठी हुई कह रहे हैं माँ बहन तक कर देता है। क्या क्या तमाशा हो रहा। अरे विधान, और ठीक ही कहा प्रवीण जी ने शायद कहा कि विधान सभा में तो मान लिया जूता चप्पल चले, लेकिन इसको कहते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स। हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, वहां वो लोग कहते हैं गार्जियन लोग का हाउस है। और वहां पर क्या स्थिति हो गई है भाई, ऐसा ऐसा। अब लालू जी का कबाब बनाने वाला, उसका नाम था कबाब मंत्री, अब वो MLC बन गया। अब वो कबाब बनाने की कला में पारखी था, क्या था, वो MLC बन गया। अब अजय कुमार तकतकी लगाए देखते रहे, तो संजय जी देखते रहे, शायद अलका जी सब हम लोग तकतकी लगाए रहे कि ले भले यही तो जाके विधान परिषद में कबाब बना रहा है। तो इतना अवमूल्यन हुआ है। और मैं 1983 में विदेश से लौटा, तब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में, और प्रवीण जी सब जानते हैं और आप लोग जानते हो कि मैं लगा रहा सामाजिक क्षेत्र में बहुत कुछ करने को, और इसीलिए आया भी था। पैसा तो बहुत मैं विदेशों में कमा रहा था और ज्यादा स्कोप था, लेकिन आया था कि यहाँ पर कुछ करूंगा, कुछ कंट्रीब्यूट करूंगा और बढ़िया तो करूंगा। खैर मैंने समाज में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, इसकी मुझे तो ये है, लेकिन इसका रिकॉग्निशन क्या मिला। अल्टीमेटली एट द एज एट विच आई एम, 72 क्रॉस कर गया हूँ, मैंने ये डिसाइड कर लिया है। एक और ये सुना देता हूँ। Yesterday I was clever. I wanted to change the world. Today I am wise. I am changing myself. इतना मतलब होता नहीं कि मेरे जैसा महान आशावादी व्यक्ति जो सारे कुछ छोड़ करके बिहार ऐसे जगह में 1983 में आया, यहाँ पर किसी माने मकसद से, उतना आशावादी व्यक्ति, अब मैं इतना निराशावादी हो गया हूँ कि लगता है कि अब क्या, अब अपने ही को बदलो अजय कुमार। बिना मतलब का हार्ट अटैक करके मर जाओगे तो कोनो नहीं पूछेगा। घाट पर भी जाने में बड़ा, अरे को डॉक्टरवा मर गया है। एक जमाने में डॉक्टर साहब मरते थे, कलाकार मरते थे, ये होता था, और उनकी जो इज्जत होती थी देखने लायक। यहाँ एक से एक पद्मश्री पद्म भूषण किए हुए कलाकार लोग हैं, साहित्यिक लोग हैं। मैं देख रहा हूं अपने सामने एक से एक कवि हो रहे हैं, किसी को नहीं है। और हमारे हिसाब से
आप लोग जो ये अलका जी थोड़ा यंगर लग रही हैं, प्रवीण जी यंग लग रहे हैं, आप लोगों से उम्मीद है, वैसे संजय जी पूरा एकदम फिट फाट लग रहे हैं देखकर, तो आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है। प्रवीण जी थोड़ा अभी रिटायर किए लेकिन अभी भी जवान है। आप लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि आप, अरे हम लोग तो बहुत करेंगे, तो गाइड करेंगे, आगे चलेंगे, लोग कहेगा अरे एगो डॉक्टरवा ये है, ये बड़ा पहले ठीक ठाक था, अब आ गया है, तो हम लोग चल आते। लेकिन ये यंग लोग हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और नए कलाकारों को आगे बढ़ना पड़ेगा, नए वैज्ञानिकों को आगे बढ़ना पड़ेगा अपना लेने के। लेकिन दिक्कत हो गई है, इतनी ज्यादा चाटुकारी का है कि हम अपने बारे में कह सकते हैं, अपने प्रोफेसर के बारे में कह उन्होंने सकते एक्सचेंज हैं। किया होगा ना। पहले पहले साहित्यकार लोग जो होते थे, वो इतने किसी को कुछ भी कर सकते थे। तो कवि के बारे में तो आ ही जाता है कि सामने लोग बैठे हुए हैं, आप कवि लोग कुछ भी उनके बारे में कहते हैं इस हिम्मत से और इससे। लेकिन अब पता नहीं, साहित्य में भी, संगीत में भी, कला में भी, सब कुछ में ऐसा हो गया है कि उधर भी चाटुकारिता आ गई है। अपना आत्मविश्वास लोग खत्म हो रहा है। जिसको देखिए एगो नेता के पीछे दौड़ रहा है। अरे कहा भाई, इतने बड़े कवि हैं, खाने पीने का हो ये जा रहा है, इतने बड़े लेखक हैं, इतने बड़े ये हैं, डॉक्टर, हमारे डॉक्टर लोग, हम महाराज को पोस्टिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए इतने बड़े डॉक्टर हैं, अब अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, पीएमसीएच में जाते नहीं है, ठीक से पढ़ाने आते नहीं है, तो उसके बचाव में नेता के पीछे 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 चलते हैं। अपने आत्मसम्मान को हमने खो दिया है। इसलिए मेरा एक ही कहना है आज के दिन में कि नेता को आप कितनों गाली दीजिए, आफ्टर ऑल बास्केट में जिस तरह का फल रहेगा वैसा ही ना उसमें से चुनाव होगा। तो हम लोगों को चाहिए, एक उंगली हम उठा रहे हैं दूसरे पर, तो हर कोई को, साहित्यकार को, कलाकार को, ये हैं जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, 3 उंगली अपनी तरफ है। हमको भी देखना होगा कि हमारा स्तर कितना गिर गया है कि हम जो है, हम उठा के उनसे बात नहीं करते, बात करके उनसे अपना हाथ कोई प्लेट पर नहीं देगा, तो लेके चला गया, उसको तो आदत उसकी बिगड़ गई। चलो भाई यही फलानवा चिलनवा को बनाते हैं, ये लोग चुप्पे जो है सो बर्दाश्त कर लेते हैं, छोटा मोटा पद इन लोग को दे दो, ये मैं करना में नहीं लेंगे। हक की लड़ाई लड़नी है, नए लोगों को नई ताकत से बढ़ना होगा, और हम लोगों के जैसे लोग जी डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक श्री मती अलका जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अलका जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक, जैसा कि हमारे एक दर्शक ने एक सवाल पूछा है कि पिछले नियुक्तियों में जो लोग मनोनीत हुए हैं, उनको अपने क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में उनकी क्या उपलब्धि रही है, इसके विषय में वो जानना चाहते हैं। श्री अरुण कुमार शर्मा जी हैं। तो आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि विधान परिषद में विभिन्न क्षेत्र के जो जानकार विशेषज्ञ होते हैं, उनका मनोनयन होने की परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसे तैसे राजनीतिक हस्तक्षेप कहें या राजनीतिकरण इसका कहा जाए या राजनीतिक अतिक्रमण कहा जाए, कि उन सीटों पर उन विशेषज्ञों के जगह तुच्छे जो छोटे मोटे राजनीति करने वाले लोग हैं वो राजनीतिक हित साधने के लिए पहुंचते हैं। तो जो विशिष्ट क्षेत्र है, साहित्य है, समाज है, चिकित्सा सेवा है, पत्रकारिता है, उन सभी विशेषज्ञों का अतिक्रमण कितना, आवाज नहीं मिल रही आपको? जी, तो लोकतंत्र की क्या दिशा इससे तय होगी? लोकतंत्र कितना मजबूत होगा जब विधान परिषद जैसे उच्च सदन में विशिष्ट क्षेत्र के, आवाज नहीं मिल रही? आवाज मिल रही है? हेलो, हम लोगों को तो मिल रही है, हेलो, आवाज आ रही है। ट्रेन में है।
प्रवीण जी की आवाज तो आ रही है। आवाज मिल रही है। मैडम आवाज नहीं आ रही है आपको? अपनी और बात सब लोग कहें। तो सुन पा रहे हैं, आप जरा। हाँ अलका जी, जी अपनी जी, आप बात अपनी कहें बात आप। कहें। मेरी जी आवाज आ रही हाँ है? हाँ, आपकी हाँ, आवाज आ बिल्कुल रही है अलका बिल्कुल जी, आप अपनी बिल्कुल बात बिल्कुल कहिए। बोलेगा। आप अपनी बात कहें। उनको इशारे आपकी से बोलिए आवाज कि बोला आप जाए। अपनी बात कहें, इशारा कीजिए बोलने का। आप बोलें, आपकी आवाज आ रही है। नहीं, मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ आ रही और है आवाज। आपकी आप आवाज आ बोलते रही रहिए, है। आवाज आ बोलते रही है, रहिए। ठीक है। आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो विषय उठाया गया है ये बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल समसामयिक है। और ये सिर्फ राज्य की ही बात नहीं है, ये बात सब जगह हो रही है। और जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि कम से कम एक बार बड़ी अच्छी ट्रेन के सफर में तो डिस्कनेक्टिविटी होगी ही। प्रवीण जी प्रश्न को बागी सर से लीजिए। हाँ, जी प्रवीण बिल्कुल बागी जी से बिल्कुल। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल वरिष्ठ से पत्रकार प्रवीण बागी जी बोल रहे हैं बागी। पिछला जो मनोनयन हुआ था तो उसमें मेरे ख्याल से जी। कोई ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं थे जिनका स्मरण किया जा सके कि अपने क्षेत्र में उन्होंने कोई उल्लेखनीय या प्रशंसनीय काम किया हो। सभी के सभी उसमें से समाज सेवा के क्षेत्र के कोटे से आए होंगे, कुछ लोग इधर उधर दूसरे कोटे से खाना पूरी किए होंगे। अब जैसे अभी दिलचस्प मामला ये है, मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं, चुनाव लड़े थे, विधानसभा का हार गए। अब वो उसी मनोनयन कोटे से जाएंगे विधान परिषद में। अब उनका किस कोटे से जाएंगे, क्या उनकी योग्यता है, क्या विशिष्टता है उनकी, ये सरकार ही जाने। उसी तरह अशोक चौधरी, वो भी मंत्री हैं, वो चुनाव वो नहीं लड़े थे, पिछले बार भी वो विधानसभा के कोटे से गए थे, इस बार उनका मनोनयन होना है। वो किस कोटे से उनका मनोनयन होगा, अब ये सरकार जाने। तो ऐसे ऐसे लोगों का जो नाराज हो गए हों या जिनको टिकट नहीं मिला होगा, वैसे ही लोगों का मनोनयन इस बार होगा जिनको सरकार खुश करना चाहती है, पार्टियां खुश करना चाहती हैं कि पार्टी के अंदर नाराजगी न बढ़े, या जिनका कमिटमेंट है, टिकट जिनका काट के दूसरे को दिया उनका कमिटमेंट होगा। तो वैसे लोगों को ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है और इससे विधान परिषद की प्रासंगिकता जो है वो खतरे में पड़ गई है। प्रासंगिकता ही खत्म हो गई है। एक तो कि विधान परिषद पूरे देश में है भी नहीं, सिर्फ 6 प्रदेश ऐसे हैं जहां विधान परिषद है। एक 7वां था जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर अभी वहां भंग है सदन और अलग वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। एक नया बना वो तेलंगाना, वहां एक अभी शुरू हुआ है। तो ये और बिहार विधान परिषद के बारे में दिलचस्प जानकारी ये है कि विधान परिषद सभा ने एक बार प्रस्ताव ही पारित कर दिया है कि इसे समाप्त कर दिया जाए। और बहुत से राजनीतिक शास्त्रियों का, विद्वानों का यह मानना है कि ये जनता पर अनावश्यक एक बोझ है। महात्मा गांधी जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी कि द्विसदनीय व्यवस्था हो देश में, तो महात्मा गांधी इसके घोर विरोधी थे कि विधानसभा के साथ विधान परिषद भी बने। वो राज्यसभा के भी विरोधी थे। उनका ये कहना था कि एक ही सदन काफी है जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित हो और उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियां हुए, वही जनता के भाग्य का फैसला करें। दूसरे सदन की कोई जरूरत नहीं है। ये भारत जैसे गरीब देश पर एक अतिरिक्त बोझ है और बेवजह है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये गांधी जी की साफ समझ थी, मगर उनकी राय दरकिनार कर दी गई, किसी ने उनकी बात मानी नहीं। और भी मामलों में गांधी जी की बात नहीं मानी गई, तो ये भी एक उसमें मुद्दा था। तो ये इसकी उपयोगिता ये है कि अब तो दलीय आधार पर सब कुछ हो रहा है, तो जो विद्वता है, मान लीजिए कि विद्वान लोगों को ठीक है कोटे से मनोनयन हो भी जाए, मगर वो बोलेंगे क्या? अगर पार्टी का व्हिप है कि ये विधेयक पास करना है तो वो उसके समर्थन में ही बोलेंगे। और विधान परिषद अगर विरोध में भी प्रस्ताव पारित कर दे, कोई बिल मान लीजिए वहां डिस्कशन होता है, उसमें वो गिर जाता है, बिल पास नहीं हो पाता,
तब भी उसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि वो विधानसभा की मर्जी पर है कि वो उसको जो सुझाव और संशोधन आए हैं स्वीकार करे ना करे, सरकार की मर्जी पर है, विधानसभा की मर्जी पर है। तो ये एक कहिए कि एक उसको क्या शब्द मुझे नहीं मिल रहा है कि लोकतंत्र के लिए ये एक आभूषण की तरह है जो चमकता ज्यादा है मगर उसकी उपयोगिता नहीं है, सिर्फ चमक है एक, और नाम है इसका उच्च सदन। विधानसभा को कहते हैं निम्न सदन, इसको कहते हैं उच्च सदन। और उच्च सदन की उच्चता क्या है साहब? वो निम्न सदन के अधीन है हर मामले में। सिर्फ अगर वित्त विधेयक वहां गिर जाए तब सरकार पर खतरा होता है, मगर बाकी किसी उस पर ये नहीं है। प्रवीण जी जी, मैं इसको गौरक्षणी का, हाँ बोलिए। गौरक्षणी है सबको ला के वही सब जो उधर से कोई दुधारू नहीं रहा राजनीति में, उनके लिए उस सबको ला के रख दिए, बात खत्म करिए, रख दिया गया जी। बिल्कुल, तो यही हो रहा है, यही स्थिति है। उन्होंने ठीक, डॉक्टर साहब ने ठीक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये बस एक म्यूजियम जैसा बन गया है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। वो अपनी अस्मिता खो दी है विधान परिषद ने, इसलिए इसका औचित्य ही अब मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या औचित्य है इसका। आदरणीय प्रवीण जी की चिंता वाजिब है। प्रवीण द्वय हैं, प्रवीण बागी जी की चिंता वाजिब है, वो सही उन्होंने कहा। लेकिन हम उस दौर को याद करें, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा कि लोहिया जी नेहरू को कुछ कह देते थे, बड़ी बड़ी बातें कर देते थे, व्यंग्य की शैली में कह देते थे, दृष्टि बदलने वाली बातें कह देते थे, बुरा नहीं मानते थे। वे लोग उसके अनुसार सुधार करते थे, स्वस्थ आलोचना होती थी, टिप्पणी होती थी। तो वे सारे के सारे, एक दौर था कि समझदार लोग थे। स्मरण करें यही कि रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य थे और संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे ही प्रधानमंत्री पंडित नेहरू लड़खड़ाए कि थाम लिया, और नेहरू जी ने कहा कि दिनकर तुम ना होते तो शायद मैं गिर जाता। दिनकर जी ने छूटते ही कहा था, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है साहित्य ही थामता है उसको। तो इस तरह की टिप्पणी करने वाला संवेदन, और जो निडर होगा, जब नेहरू की नीतियां गलत चल रही थी तो उसी दिनकर ने लिखा, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये ऐसे कवि के वंशज हैं। बिहारी लाल का स्मरण कीजिए कि राजा जब मोह जाल में फंस गया, माया में फंस गया, कोई सेना मंत्री कोई साहस नहीं कर रहा था कि राजा को जाकर उसके दायित्व का बोध कराए। बिहारी लाल की दो पंक्तियों ने राजा की आंख खोल दी। तो संवेदनशील, लेकिन यहाँ तो जड़ लोगों का चयन हो रहा है। संविधान में एक योग्यता भी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का नेतृत्व करता है वह नॉन ग्रेजुएट खुद होता है, लेकिन उसको वोट कौन देगा? तो ग्रेजुएट देगा। शिक्षक प्रतिनिधि का चयन करते हैं तो साहित्यकारों का प्रतिनिधि क्यों नहीं, चिकित्सक का प्रतिनिधि क्यों नहीं? डॉक्टर अजय कुमार जैसे लोग जाएंगे, ठीक ही उन्होंने कहा, और हम जानते हैं यश में कमी नहीं है। मरता हुआ आदमी जीवन प्राप्त करने के लिए ऐसे ही चिकित्सकों के पास जाता है और ये यशस्वी नाम है। लेकिन ये जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र की विशिष्टता का बड़े पैमाने पर उपयोग हो, यह अपेक्षा हमारा देश, हमारा प्रांत, हमारे लोग जरूर करते हैं। अब तो बीमार आदमी को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है, दिशाहीन को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। तो यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसे लोग जाएंगे तो अब अनुशासन में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए टिप्पणी करेंगे, प्रतिवादी स्वर अख्तियार करेंगे, जनता के बीच तो वह बात आएगी, मीडिया के विभिन्न माध्यमों से बात आएगी, सदन में चर्चा होगी। तो ऐसे निडर निर्भीक, डॉक्टर साहब को क्या लस्ट हो सकता है, बागी जी को क्या लस्ट हो सकता है, अलका जी को क्या लस्ट हो सकता है? ईमानदारी से बाहर भी आज भी बात अपनी कह रही हैं, वहां जाकर भी अपनी ही बात सारे के सारे लोग ऐसे कहेंगे, और कहेंगे निर्भीकता के साथ। अपराध के विरोध में बात करेंगे, पूंजीवाद के विरोध में बात करेंगे जात पात की जो भावना भड़काई जाती है, समाज को जो तोड़ा जाता है, ऐसे लोग जाएंगे तो समाज को जोड़ने की बात करेंगे। क्योंकि हम जिसके वंशज हैं उन लोगों ने यही काम किया है। इसलिए गांधी जी की अगर वह चिंता थी तो गांधी जी को इसके लिए भी चिंतन करना चाहिए था कि जनता कैसे प्रतिनिधि का चयन करके भेजती है। जाति के आधार पर प्रतिनिधि का चयन किया जाए क्या? धन के आधार पर किया जाए क्या? बाहुबल के आधार पर किया जाए क्या? एक अपराधी के भय से भी उसको वोट दिया जाता है।
प्रलोभन में फंसा कर वोट दिया जाता है। लेकिन एक कलाकार, साहित्यकार, चिकित्सक जाएगा तो वह निडरता के साथ, ठीक है डॉक्टर साहब की भी चिंता वाजिब है कि हर जगह डिटोरिएशन हुआ है, अब साहित्यकार में भी डिटोरिएशन, लेकिन अभी भी रीढ़ वाले साहित्यकार हैं, रीढ़ वाले चिकित्सक हैं, रीढ़ वाले पत्रकार हैं जो मर मिटेंगे लेकिन बिकते नहीं है। लेकिन राजनीति की जो दिशा है उसमें पैसा फेंकिए। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधियों को मैं जानता हूं जो ऐन वक्त पर पैसा फेंकते हैं और एक एक वोट खरीद लेते हैं, और उस वोट पैसा के बल पर बिकने वाले वे लोग हैं जो नैतिकता बघाड़ते चलते हैं। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग हैं जिन्हें खरीदना, जिन्हें तोड़ना बहुत ही कठिन है। जनता का उसमें विश्वास है। विधानसभा के लिए भी यह प्रावधान होना चाहिए कि भाई आप संस्कृति, साहित्य, कला और चिकित्सा के कोटे से भी चयन करें तो ऐसे लोगों को ही उम्मीदवार बनाया जाए ताकि जनता विवश होकर वैसे 10 डॉक्टरों के बीच से एक द बेस्ट डॉक्टर का चयन कर सके। ठीक है कि राजनीति का जितना पतन हुआ है तो कुछ चलेगा, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं सलीके से हवाओं में यूं खुशबू सी घोल देते हैं। कुछ लोग अब भी हैं जो मुश्किलों में मीठा बोल लेते हैं। तो अब भी कुछ लोग हैं जो निडरता के साथ, ईमानदारी के साथ बोलते हैं, और ऐसे बोलने वाले लोग जब संसद में जाएंगे, विधान परिषद में जाएंगे, तो वे लोग झकझोर तो सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन हम अगर आंख में उंगली कोंच के, सच तो यही है कि अंधा दृश्य बखानता, बहरा देखे कान, गूंगा कहता स्वाद है, हुआ कबंध महात। अब तो ब्रेनलेस ही ब्रेन वाले को संचालित कर रहा है। इसका यह अर्थ थोड़ा ही है कि ब्रेन वाला अपना ब्रेन तात पर रख देगा, अपने हृदय को, अपने दायित्व को वह बिल्कुल किनारे करके और दायित्वहीन होकर, संवेदन शून्य होकर वह विधान परिषद में अपनी बात रखेगा। ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए गांधी की चिंता अपनी जगह पर, लेकिन गांधी क्या समझते थे कि आने वाला समय इतना भ्रष्ट होगा कि जो संविधान ने अधिकार जिसके लिए दिया है, मैं तो ऐसे भी नेता को जानता हूं जो साहित्य लिख नहीं सकते हैं लेकिन साहित्य के कोटे से उनका चयन किया गया। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा है कि सुभाष यादव, साधु यादव हो सकता है कि चिकित्सा के कोटे से गया हो सकता है कि साहित्य के कोटे, और समाज सेवा, ये लोग कैसे समाज सेवक हैं। समाज का शत्रु ही जब समाज सेवक मान लिया जाता है और उसका बड़े पैमाने पर अभिनंदन होता है, इसके लिए भी आवाज, क्योंकि हमें भी जीना है, हमारा भी सामाजिक दायित्व है। तो सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रांतीय उन्नयन के लिए, राष्ट्रीय धारा में अपने आप को अर्पित करने के लिए हमें तो खड़ा होना ही पड़ेगा। अभिव्यक्ति के खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे और अपने अधिकार के लिए पुरजोर अंगद पांव जमाने की जरूरत है। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। हो सकता है कि एक न्यायालय का भी दरवाजा खुला हुआ है और ऐसे ऐसे प्रबुद्ध लोग जब आवाज बुलंद करेंगे तो बात तो निकलेगी और बात का कोई ठोस अंजाम भी निकलकर हमारे सामने आएगा। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। ठोकर पर ठोकर देते जाओ, कभी संभल जाऊंगा मैं, तरल अश्रुकण भरते जाओ, कभी बरस जाऊंगा मैं। हो सकता है कर्पूरी ठाकुर जी का आपने उदाहरण दिया। नीतीश जी पता नहीं क्यों दिशाहीनता के शिकार हो गए हैं। इन्होंने जिस तरह से गठबंधन, अब तो ठीक है कि योग्यता अपनी जगह, लेकिन सरकार में बने रहने के लिए जिस तरह का गठजोड़ किया जा रहा है, जिस तंत्र का सदुपयोग किया जा रहा है, वह बहुत स्वस्थ नहीं है। इसलिए नीतीश जी जैसे अगर संवेदनशील लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, तो उन्हें सचेत होकर इस बार अपने चरित्र के वैराग्य का परिचय देते हुए जिस 12 सदस्यों का चयन होना है, वैसे योग्य लोगों का चयन करना चाहिए। और जिसका चयन करते हैं, बिल्कुल उसका योगदान पारदर्शी ढंग से प्रांत के सामने, मीडिया के सामने परोस कर रख दे, ताकि लगे कि इससे योग्यतम व्यक्ति जब हमारा नेतृत्व करने की सक्षमता के साथ हमारे समाज में है, तो ऐसे लोगों को हाशिए पर फेंक कर अब किसी लिद्दी पिद्दी डॉक्टर का चयन कर दीजिएगा सिर्फ इसलिए कि वो आपका चाटुकार है, वह जाति विशेष का है, और किसी योग्य को हाशिए पर फेंक दीजिएगा। 2 कौड़ी के कवि साहित्यकार का चयन कर दीजिएगा, जिसको लिखने का शऊर नहीं है उसको साहित्यकार के नाम पर थोप दीजिएगा, जैसा कि हो रहा है। विभिन्न सरकारी साहित्यिक सांस्कृतिक उपक्रमों का निदेशक किसे बनाया जा रहा है, जिसे पता नहीं है कि साहित्य क्या है, संस्कृति क्या है, कला क्या है, लेकिन उसे जाति के नाम पर
बाहुबली के नाम पर, पार्टी की उनके झंडा बरदार के नाम पर, धन के नाम पर आप उसे उस निदेशक बना रहे हैं। तो सारा आप साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक जितना उपक्रम है सब बिहार में भी फ्लॉप है। और मुझे लगता है कि किसी प्रांत में अगर जिंदा है तो वहां के प्रांत के प्रतिनिधित्व को हम साधुवाद देते हैं। हमारा प्रांत जो इतना गौरवशाली, वैभवशाली था, बिहार को जिन कारणों से हम जानते हैं वे कारण बाहुबली के कारण नहीं है। हम बिहार के वैभव को जानते हैं जिन व्यक्तित्वों के माध्यम से उसके नेतृत्वकर्ता यहाँ पटल पर उपस्थित हैं, और ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को अवसर दिया जाना चाहिए। और यह किसी की कृपा नहीं है, हमें हमारा संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जिसको हम खो रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा कि कटु सत्य बोलें वहां जाके ऐसे लोग चाहिए, मगर आज का जो दौर है उसमें कटु सत्य बोलने वाले की जरूरत नहीं है, उसमें सुर में सुर मिलाने वाले की खोज है। तो जो सुर में सुर मिलाएगा उसी की पूछ होगी और वही वहां जाएगा। ठीक है बाकी जी, लेकिन अंधकार के विरुद्ध रोशनी की जरूरत है, जलना चाहिए, बिल्कुल अंधकार के विरुद्ध दिया जलना चाहिए। और ये अच्छी पहल है, ऐसा ही आवाज बढ़ेगी हमारी। जी 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 जी, हमारे साथ अलका जी एक बार फिर से जुड़ रही हैं। अगर अलका जी तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि राजद के समय में इन सीटों पे, जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अलका जी? अलका जी अब बोले, बोले। उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई नहीं। जी वो नहीं जुड़ पा रही हैं किसी तकनीकी कारणों से। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपनी बात रखिए अपनी बात। मैं सबकी बात सुन रही थी मैं, और मुझे जितनी चीजें समझ में आई हैं उसमें जो मैं बात कह रही थी उसमें ये था कि जब नेहरू जी लड़खड़ाए थे तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनको संभाल लिया था, और ये बहुत अच्छी बात थी। और उन्होंने ये बात कही थी कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभाल ले। तो ये इतनी अच्छी बात थी कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभाल लेगा। लेकिन आज जो स्थिति हो गई है उसमें जो ये 12 सदस्य हैं जिनका चयन होता है, चुनाव होता है, अगर वाकई में सही तरीके से इसका चयन हो और वो अपर हाउस होता है, अगर आप परिषद की बात करते हैं या हम राज्यसभा की बात करते हैं, उसमें भी जो 12 सदस्य हैं वो अपर हाउस के हैं, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनसे समाज को राजनीति, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय कुमार सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर कि राजद के समय में जिस प्रकार से इन सभी सीटों पे अतिक्रमण हुआ, वर्तमान में सुशासन की सरकार, विगत 15 वर्षों से सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन की सरकार भी इसी नक्शे कदम पे है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे कि एक संवेदनशील सरकार जिसको जनता ने चुना है वो भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं और इसका राजनीतिक प्रयोग हो रहा है? डॉक्टर अजय कुमार। प्रवीण जी, ऐसा है कि वही बात है, मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ। अब आप अपने को कुछ बना लीजिए, लेकिन सब एक ही चट्टा बट्टा है। सुशासन कहिए, कुशासन कहिए, सही बात। हम जो है सो महावीर सो एंड सो हैं, हम कर्मवीर सो एंड सो हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मने नजर नहीं आता है। जब पिछला एमएलए का जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो सुशासन बाबू ने ऊंची जाति के जितने भी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे उनको सेक्रेटेरिएट में स्टैक कर दिया। देख लीजिए एग्जाम्पल। और किन लोगों को डाला, फिर थोड़ा निकाल के बाहर किया। अभी पंचायती चुनाव हो रहा है, जरा देखिए उनका लिस्ट। ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन, लालू। उनका लिस्ट देखिए, अभी जो बदल रहे हैं लोग को धड़ाधड़ पंचायती राज में। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? डीडीसी का। तो उसके नीचे वाला सब जो होता है, सीओ बीडीओ पर, वो पंचायती वाले में अभी देखिए किसकी किसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, किसको वहां से हटा रहे हैं। तो एक नाम खाली दे देने से हम जो है सो फलना बाबू वो है नहीं, सब एक ही हैं।
अलग अलग रंग में। नीतीश कुमार को शासन चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। ये आप समझने की बात है कि खाली तनी को रोड दो चार को बना के फ्लाई ओवर बनवा के दिखा रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। अब ये चर्चा का दूसरा विषय है, कभी और होगा तो मैं कहूंगा। ये एक ही है, इतना अवमूल्यन हो गया है राजनीति का कि बेचारे लालू को ओकरा भीतर किए हुए है। बहुत लोग वैसे भी भीतर जाने लायक है, लेकिन वो बेचारा पड़ा हुआ है, क्या किया जाए। मैंने उसने कुछ किया, लेकिन वो अच्छी चीजें उन्होंने जो की उसको भी दबा करके रखे हुए हैं। इसलिए अब छोड़िए, अब इनके बारे में सुशासन बाबू। एक तो नया नाम आजकल चला है, जल जीवन हरियाली। अरे किसकी हरियाली हो रही है? किसको जीवन मिल रहा है? किसको जल मिल रहा है? जरा देखिए तो, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। रोज रेड हो रहा है, और रेड में कौन पकड़ा रहा है और किस क्लाइंट के लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं। जरा इस सब पर विश्लेषण करना चाहिए। और हिम्मत, हमको तो हिम्मत है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यस्टरडे आई वाज क्लेवर, टुडे आई एम से। हम क्या बहुत हुआ यार, अब थोड़ा लाइफ पूछेंगे। लेकिन मैं समझता, हमारे जैसे लोग समझते सब है। परवीन जी भी सब समझते हैं, मुस्कुराते हैं, परवीन बागी जी। और संजय जी तो लगता है कि जरा तूफानी आदमी है। हम लोग सब समझते हैं, लेकिन बोल नहीं। प्रवीण जी, हाँ, इनकी आवाज सुनिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक स्टेशन आया है तो यहाँ पे शायद आवाज बड़ी क्लियर आ जाएगी। बहुत अच्छी बुलंद आवाज आ रही है। बिल्कुल। इसमें जो अजय जी ने भी कहा कि एट द एंड ऑफ द डे की जो बात होती है, या पंकज जी भी हैं, बागी जी हैं, दरअसल दिक्कत क्या है कि जो लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छे लोग और खराब लोग, जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो थोड़े संवेदनशील अधिक होते हैं। और संवेदनशील अधिक होते हैं, उससे क्या है कि वो जो तिकड़म वाली चीजें होती है ना, उसमें जरा वो पीछे रह जाते हैं। और जहां तक राजनीति की बात है, उसका तो एक अलग गुट हो जाता है। और वैसे ही साहित्य का अलग गुट है, वैसे ही संस्कृति का अलग गुट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे ज्यादा अच्छा है तो उसको आप आगे कीजिए। ये कहने के लिए एक हिम्मत चाहिए। और दूसरी बात एक और जो सबसे सीधी और सच्ची बात होती है, और हर जगह वो अप्लाई होती है, वो ये है कि जो व्यक्ति परिश्रम करेगा, जो व्यक्ति खुद से बना हुआ मतलब सेल्फ मेड होगा, वो आपकी छोटी छोटी चीजों के लिए आपकी परिक्रमा नहीं करेगा। ये उसका सौभाग्य कह लीजिए, उसका दुर्भाग्य कह लीजिए, उसका कुछ भी कह लीजिए ये, लेकिन वो आपकी परिक्रमा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो चीजों को जीता है, वो समझता है। और ये सब जो चीजें हैं, आपाधापी, दौड़ भाग, इन सब चीजों में शायद वो, तो ये समाज का भी काम होता है, ये राजनीति का भी काम है। और जैसे पहले होता था कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है कहीं से, तो आप उसको उठा के लाइए, वो आपकी शक्ति बनेगा। और कम से कम आज जो हम वर्तमान परिवेश और जो वर्तमान बिहार की स्थिति हमें दिख रही है, उसमें आप सिर्फ, कोई भी सरकार हो, चाहे वो, हम एक सरकार दूसरी सरकार की बात नहीं करें, जितनी जरूरी हमारी सड़कें हैं उतने ही जरूरी हमारे शब्द हैं, उतना ही जरूरी हमारा साहित्य है, उतना ही जरूरी। क्योंकि साहित्य अगर मरेगा, समाज अगर आप एकजुट नहीं होंगे, जो भी इस तरह के लोग हैं जो बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अकेला रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो वो जो एक भाषा होती है, लेकिन इनको भी थोड़ा सा, जो कम से कम इस तरह के लोग हैं जो एक जैसा सोचते हैं, जो बिहार को बदलना चाहते हैं या देश को बदलना चाहते हैं, उन लोगों को भी एक मंच पे आना होगा। और उसमें से भी, और सबसे बड़ी बात है कि आप जब कोई बात होती है, जब कुछ बदलाव की बात आती है, तो आप जाति को ले आते हैं। अरे साहित्य में कोटा क्या है? अगर कोई व्यक्ति, जब तुलसीदास, वाल्मीकि, सबको मतलब संत रैदास या जितने लोग थे, तो वो एक समाज था ना जिसने कबीर को भी आगे बढ़ाया, जायसी को आगे बढ़ाया, तुलसी आगे, मतलब विद्यापति, सब लोग उस समय, आप उस समय का वो साहित्य पढ़िए और सारी चीजें देखिए। और आज का देखिए, सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाली बात है, एनजीओ वाली, जो एनजीओ के काम करने वाली बात है, तो उसमें भी वही है। अगर पेपर पे ही सिर्फ काम होगा तो धरातल पे कहाँ काम होगा? और बिहार में आप उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कहीं भी चले जाइए, लेकिन वो बदलाव कहाँ है जो आपको दिखना चाहिए? जो एक, अब तो जैसे हम लोग कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर गांव में भी जाते हैं तो ऑर्केस्ट्रा की बात होती है। ये समाज कहाँ जा रहा है? कला, संस्कृति, सब चीजें कहाँ हो रही है? बस आपको जब करना होता है तो ठीक है, हमारे यहाँ कितनी सारी चीजें हैं, समझ लीजिए, मतलब कि जो बिल्कुल जन जीवन में जो जुड़ी हुई चीजें हैं, पुरानी सब चीजें, चैता है, फाग है,
मतलब जितनी चीजें हैं जो समाज को जोड़ती हैं, संस्कृति को मजबूत करती हैं, वो सब चीजें कहाँ जा रही हैं? आज जो आपका युवा पीढ़ी है, अगर आप कहीं मना कीजिए कि नहीं ऑर्केस्ट्रा और ये सब चीजें नहीं होंगी, तो देखिए वो कैसे कहते हैं कि नहीं उससे क्या हो जाएगा। तो जब आप चीजें, जो पूरा आपका एक संस्कृति मंत्रालय है, तो उस वो कम से कम इन चीजों पर, या हम सब लोग मिल करके, अगर वैसे काम नहीं तो दबाव डाल करके आप अपने जगह पे, कवि सम्मेलन है अभी जो ये जो अपनी स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, एक जज्बा पैदा हो, एक जुनून पैदा हो। और जब तक ये जो हमारी आज की जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो अगर इन सब चीजों को नहीं समझेगी, वो कैसे समझेगी? जब आप उसको समझाएंगे नहीं, जब वो देखेगा कि समाज में ये ही चल रहा है और वो आसान तरीका है चलने का, तो जो कम से कम आपके ये जो 12 लोग जो चुन करके आते हैं, वो तो ऐसे हो, कम से कम दिग्गज हो, जो राजनीति को भी थोड़ा सा बदले, उसकी भी दशा और दिशा बदले, समाज की दशा दिशा बदले, और एक नेतृत्व किस तरह से होना चाहिए। कई बार होता है, मतलब तालमेल से पूरा समाज बनेगा। और जिस तरह से बिहार का है, वही 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, सड़कें बन जाएंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर संवेदनाएं नहीं बचेंगी तो उन सड़कों का आप क्या कीजिएगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि विकास जो हो वो सही तरीके से हो, मतलब राजनीति हो, साहित्य हो, समाज हो, सारी चीजें जब मिलजुल करके चलती है ना, तो एक गरिष्ठ समाज बनता है। एक वो समाज बनता है जो हम लोग अपने थोड़ा सा पीछे जाते हैं तब देखते हैं, तो एक मिल बैठ करके का वो चौपाल, सब चीजें कहाँ चली गई? ठीक है, डिजिटल होना चाहिए, वाईफाई, सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन चौपाल के नीचे भी तो बात होनी चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके बुजुर्गों के साथ, जो युवा और बुजुर्ग एक साथ मिल करके जो बैठ के बातचीत करते हैं, वो चीजें कहाँ गई हैं? उनसे ही ये सब चीजें बाहर निकलेंगी, क्योंकि आप सिर्फ हवा में उड़ेंगे, उससे आपका ना समाज बचेगा, ना साहित्य बचेगा। और अब तो कम से कम आपको लिखना आता नहीं है, लेकिन आपने अपनी किताब छपा दी है, या इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, आपकी किसी से जान पहचान है, कुछ है, मतलब ये सब चीज ठीक है, ये भी चलता रहेगा, निश्चित रूप से सब चीजें बंद नहीं होंगी। लेकिन उसमें से भी तो सोचिए ना कि फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिजायर। सबसे बड़ी बात है, आप ये तो सोचिए कि मैं जिस पद पे बैठ रहा हूँ, क्या मैं उस पद के लायक हूँ? सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं लायक नहीं हूँ तो मैं उस पद को छोड़ दूं और कहूं कि नहीं, मुझसे ज्यादा योग्य व्यक्ति ये है। इस तरह का क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बहुत बड़ा, मतलब ना, ये इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी हमें भी पूरी उम्मीद है। और हम लोग ये समझते हैं कि जब इस तरह के लोग मिलेंगे, जब ये चर्चा होगी, पता तो चलेगा कि अच्छा समाज में कहाँ क्षरण हो रहा है, कहाँ, और बहुत सी चीजें हैं। आप जहां जहां जाएंगे ना, और जिन जिन लोगों से उस तरह से बात करेंगे, कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीजें, जो हीरा है ना, वो बड़ा नीचे दबा हुआ होता है, उसको निकालने की जरूरत है। कोयला आपको सब जगह मिल जाएगा, तो वो जो उसको चुन करके लाएंगे, और हमें बिल्कुल बहुत आशा है, और सारी चीजें हैं, क्योंकि जब युवा मिलता है, उसको अपने पिछली पीढ़ी से जब पूरी शक्ति मिलती है, तो निश्चित रूप से बिहार ही नहीं, देश भी बदल रहा है। लेकिन इसमें अगर साहित्य मरेगा, समाज मरेगा, और इस तरह की चीजें अगर घटेंगी, तो इससे राजनीति के लिए भी बहुत फायदा नहीं होगा। क्योंकि राजनीति भी जो, उसमें जो चर्चाएं होती हैं, कम से कम ऐसे लोग तो हो जो चर्चा कर सके अच्छे से। खेल पे चर्चा हो रही है, तो कम से कम आप खिलाड़ी को लाइए, जो खेल पे चर्चा कर सके। जो समाज क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जो बिहार में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको लेकर के आइए। साहित्य क्षेत्र में जो बिल्कुल, आप जाइए ना, आप कॉलेजों में जाइए, गांव में, सब जगह जाकर कर फिर एक समाज जब बनेगा। और ये बहुत बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर हम लोग निकल पड़ेंगे, जैसे बिहार स्वाभिमान आंदोलन है, क्यों नहीं ये हर जिले में हम लोग जा करके, और इस तरह की बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। और वो जो 12 विभूतियां आती हैं, वो निश्चित रूप से कम ऐसी तो हो जिन पे हमें भी गर्व हो कि हाँ, ये हमारे 12 जो है ये नॉमिनेटेड लोग हैं, और ये अपने पदों पे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो पद की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और कुछ व्यक्तियों की प्रतिष्ठा जो है सो पद बढ़ा देता है। तो ये जो सामंजस्य है, इसको ठीक से मतलब की करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जब सब कुछ बदल रहा है, तो ये सोच बदलेगी। योग्य राजा होता है ना, तो किसी कालिदास की पालकी ढोता है। योग्य राजा होता है तो किसी की कटु टिप्पणी का भी सम्मान करता है। लेकिन हम जिस अयोग्य राजा का, डॉक्टर साहब की चिंता बिल्कुल वाजिब है, हम सुशासन नाम दे लेते हैं, लेकिन कैसे कैसे लोगों का चयन हो रहा। धन्यवाद है अंतिम बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को, उपेंद्र महारथी, एक निर्विवाद नाम, कोई विवाद नहीं। हम उस दौर को भी याद करें, नेहरू के उस दौर को, कि दिनकर जैसे लोग,
मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल जैसे लोग, बालकृष्ण शर्मा जैसे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग, पृथ्वीराज कपूर जैसे लोग वहां जा रहे थे। अब तो खेल या फिल्म क्षेत्र से ऐसे लोगों का भी चयन किया गया है जो कभी संसद में जाते भी नहीं है, अपनी बात रखते भी नहीं है, लेकिन उनको भत्ता भी मिलता है, उनको वेतन भी नहीं। तो मिलता ये है। तो बिल्कुल, तो ये बात देखिए, एक मिनट, ये बात वही वाली बात है ना कि जो जब तक आपको जागरूक होना पड़ेगा, और हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि आप सवाल कीजिए ना, एक एक चीज पे सवाल होना चाहिए। अगर सवाल पूछना बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से पानी ठहर जाएगा, और पानी ठहर जाएगा फिर जो होगा वो होता है। जी तो बिहार सवाल करना स्वाभिमान बहुत आंदोलन ने जरूरी है। शुरू किया है, हम सब लोग हाँ चलें बिल्कुल, एक जगह से। आपकी बिल्कुल आवाज बिल्कुल। लाखों को प्रभावित करने वाला, कोई सही अर्थ में कोई संवेदनशील अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बोलता है तो उससे युग प्रभावित होता है। ये राजनेता तथाकथित बोलेंगे तो हो सकता है कि उनकी बिरादरी प्रभावित हो, उनका समय प्रभावित हो, बड़ा सक्षम राजनेता है तब भी, देखिए, लेकिन आप जैसे बिल्कुल लोग बोलेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। युग प्रभावित होगा, और आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। संजय जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और दूसरी जी बात एक और है, देखिए, जो एक राजा में और एक साहित्यकार में यही फर्क होता है कि राजा जो होता हाँ तो है वो होता है, ठीक है ना। और तुलसीदास, जैसे रामचंद्र जी कहते थे, है ना, लेकिन तुलसीदास कहते हैं। तो ये जो साहित्य जो है ना, ये हमेशा रहता है, ये चलता रहता है। और जब ये कहता है ना, तो इसमें तो इतनी शक्ति होती है कि दशा को ही नहीं, दिशा को भी मोड़ देता है ये। तो आप आप भी बस वही अपने वाली ढंग से बात है, लेकिन काम हम कर लोग, रही लेकिन हैं, डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, बागी जी भी कर रहे हैं, लेकिन संविधान ने जो हम लोगों के लिए अधिकार दिया है, उस अधिकार का पालन होना चाहिए, उसके लिए आवाज बुलंद करने की जरूरत। छोड़ दीजिएगा बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो ऑक्टोपस की तरह फैलते चले जाएंगे, रक्त बीज के वंशज हैं और फैलते चले जाएंगे, हमारे साहित्य को भी आक्रांत कर रहे हैं। कोई राजनेता किस आधार पर साहित्य का सृजन करना शुरू कर देता है? हो सकता है कि किसी साहित्यकार का शोषण किया जा रहा। हम तो देख रहे हैं कि आईएएस आईपीएस सब कास्ट प्राप्त करने के बाद अचानक बड़े रचनाकार हो जाते हैं, कथाकार हो जाते हैं, कवि हो जाते हैं। कल तक सत्ता का सुख भोगा उन्होंने, कल तक नौकरशाह के ठाठ को जीते रहे, और अचानक अवकाश प्राप्त करने के बाद आप हर जगह संक्रामक रोग की तरफ फैल रहे हैं। इसलिए जो साधक हैं, जो अपना लहू पसीना बिल्कुल स्याही में बिल्कुल उड़ेल वही कर बात है कि अगर निरंतर आपको लिख रहे समाज हैं। को जिंदा रखना है तो साहित्य को जिंदा रखना पड़ेगा। जी विज्ञापन का और बाजार का युग है, हमें बताना पड़ेगा कि हमारी यह योग्यता है, हम अपनी योग्यता का सम्मान चाहते हैं, हम अपनी योग्यता का व्यापक लाभ देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब की अब क्या चिंता हो सकती है, इन्होंने कितने असंख्य प्राणों की रक्षा की होगी, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे भीतर जो आग है, हमारे भीतर जो विचार है, वह एक नीति के तहत, वह संवेदनात्मक ढंग से बड़े पटल से भी जाए, जो संवैधानिक अधिकार के तहत हमें प्राप्त है। लेकिन हमारे अधिकार का जब हनन होता है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, संविधान का कौन नहीं जानने वाला भी संविधान का लगातार हवाला देता है, दुख तब होता है। ये तथाकथित प्रजातांत्रिक रास्ते से जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था आई है और राजा रीझता है तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को भी सत्तासीन कर देता था। पहले का राजा रीझता था तो किसी कवि को राज दरबारी बना लेता था, किसी कलाकार को महिमा मंडित करता था, किसी समाज के योग्य को, प्रतिभाशाली को उसकी योग्यता के अनुसार पदासीन करता था। लेकिन आज का राजा जब ये निकलता है तो किसी बाहुबली को, किसी जाति विशेष को उठाकर वह अपना छत्र बनाते हुए सत्तासीन कर देता है। तो क्या होगा? जो हो रहा है, समाज तो गर्त में जा रहा है क्या? और रोड बना देना, पुल बना देना, अरे इसी के लिए तो आपका चयन किया है, तो कोई एहसान कर रहे हैं क्या? इसके अलावे आप सामाजिक सद्भावपूर्ण वातावरण कितना निर्मित करते हैं, समाज के अच्छे लोगों का, संवेदनशील लोगों का सम्मान कितना करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। एक शासनाधीश से हमें इसकी अपेक्षा रहती है। अच्छी सड़क, अच्छा रोड बना देना, चिकित्सा को चौपट कर दिया, सारी व्यवस्थाएं चौपट है, जनता के साथ दोहरा तेहरा व्यवहार किया जाता है। और कहाँ है कला साहित्य? जितना भी संवेदनशील क्षेत्र है, जितना भी सेवा का प्रकरण है, सबको तो हाशिए पर रख दिया। अपने अपने ढंग से हम लोग दधीची की तरह काम किए जा रहे हैं। आप सब लोग पटल पर रहने वाले लोग अपने को निचोड़ते हैं। आवाज तो उठानी पड़ेगी। अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रवीण बागी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आखिर मीडिया में पत्रकारों के द्वारा इस विषयों को उठा करके सरकार को घेरने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है?
प्रवीण बागी। मीडिया में खबरें आती रहती हैं, मगर सुनता कौन है सर? सवाल यह है कि सुनता कौन है, मीडिया की या किसी दूसरे की? लोग बोलते हैं, सरकार अपने हिसाब से चलती है, सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के हिसाब से वो काम करती है जो उसके फायदे में हो, जिससे उसकी सत्ता बची रहे और लोगों के पद बचे रहे, उस हिसाब से वो काम करती है। जन अपेक्षाओं की उसको परवाह नहीं है। तो ऐसे, और फिर चुनाव का समय आएगा, पैसे बांटे जाएंगे, कुछ लोग लुभावने स्लोगन दिए जाएंगे, लोग बाह के वोट दे देंगे। तो राजनीति तो अब उसी ढर्रे चल रही है। और ठीक ही कहा पंकज जी ने कि जो साधक होता है उसकी पूछ नहीं है, साधकों की ही, मगर मैं कहता हूं कि इस युग में साधकों की ही पूछ है, जो सबको साध लेता है, सत्ता से लेकर के और अपने व्यक्तिगत जीवन तक को साध ले, उसी की पूछ है आज। और राजनीति के गलियारे में भी उसकी पूछ है कि वो नेताओं को, बड़े नेताओं को साध सके। और वैसे ही साधक आज जा रहे हैं, वो नीचे से लेकर के ऊपर तक जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि जब तक ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक ये छोटे मोटे पैच वर्क करने से, मान लीजिए कि 12 लोग योग्य लोग चले ही जाएं, तो क्या कर लेंगे 12 लोग? तो करेंगे ना। ये हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। खड़ा होइए ना आपकी आवाज, की आवाज है। ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम ही दूषित हो चुका है। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि जो पूरी व्यवस्था है, जैसे अब प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनको असीमित अधिकार है, मगर जवाबदेही उनकी तय नहीं होती है। कोई घटना दुर्घटना होती है तो वो बच जाते हैं, छोटे लोग नीचे वाले नप जाते हैं। ये क्या है भाई? तो जब तक ये जवाबदेही तय नहीं होगी, आपके पास फाइल जाता है, आप दबा के बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं है कि 3 दिन के अंदर आपको वो करना है, इतने दिन के अंदर डिस्पोजल करना है, यस करना है। तो ये चल रहा है ऐसे ही। आप जनता की शिकायतें कहीं नहीं सुनी जाती, तमाम मंच और फोरम बने हुए हैं, वहां आप देते रहिए, चाहे लोक शिकायत निवारण संस्थान हो या मानवाधिकार आयोग हो या और तरह के आयोग हो, भोक्ता आयोग हो, सब जगह देख लीजिए क्या स्थिति है। एक तो कि वहां आधे अधूरे लोग भरे पड़े हैं और शिकायतें आ रही हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये एक अजीब सी घुटन वाली स्थिति हो गई है। और ये एक दिन में नहीं हुई है, ये लगातार जो 70 साल का हम ये कहते हैं, ये धीरे 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 जमते जमते आज कूड़े का ये और अव्यवस्थाओं का पहाड़ जम गया है। तो जब तक इस पहाड़ को प्रहार करके गिरा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये व्यवस्था नहीं, वही करना है। इस पहाड़ पर प्रहार करने की जरूरत है। जी, अंतिम टिप्पणी के रूप में डॉक्टर संजय पंकज जी, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जैसा कि पूर्व के अपने बात में प्रवीण बागी जी ने भी कहा था कि विधान परिषद की जो व्यवस्था है 6 राज्यों में है अभी, तो इसकी प्रासंगिकता कुछ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इसको खत्म कर देना चाहिए बिहार प्रदेश में भी? नहीं, प्रासंगिकता तो है। अगर हमारा नेतृत्व तथाकथित वे लोग करेंगे जिनको इस क्षेत्र विशेष के प्रति कोई संवेदना नहीं है जिनके भीतर, तो हमें हमारा नेतृत्व चाहिए। हमारा नेतृत्व बागी जी कर सकते हैं, डॉक्टर अजय कुमार कर सकते हैं, अलका जी कर सकते हैं। हमें हमारा नेतृत्व चाहिए। एक बार बहुत उदास होकर विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा शरत बाबू से कि शरत बाबू, लिखते आप भी हैं, लिखना मैं भी हूं, आप लिखते हैं तो आपकी कितनी लोकप्रियता है और मेरी पुस्तक बहुत कम पढ़ी जाती है, तो मेरी उपयोगिता बहुत कम है। शरद बाबू ने कहा कि मुझ जैसे लोगों को भी बौद्धिक खुराक चाहिए और मुझ जैसों के लिए आपका लेखन महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने को सार्थक माने और आपसे ऊर्जा प्राप्त करके मैं जनता के बीच में जाता हूं। तो ऐसे लोग जब दिशा देंगे तो हो सकते हैं कि नटोरियस आदमी भी सामाजिक धारा में आ जाए, क्योंकि बार ठोकर आप दीजिएगा तो अराजक से। कोई बुद्ध जब खड़ा होता है तो अंगुलीमाल को बुद्धत्व की प्राप्ति करा देता है, कोई अंगुलीमाल बुद्ध का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोग जब नेतृत्व करेंगे तो हम भी गौरवान्वित होंगे, समाज भी धन्य होगा और दिशा सही मिलेगी हमें। इसलिए पहल करने की जरूरत है। हम याद करें आदम गोंडीबी को, साहस था उस आदमी में, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। इस तरह की बात, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।
तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। हम इतना कह तो सकते हैं साहस के साथ, निडरता के साथ। हम जानते हैं एक दिन आया फिर चला, एक दिन 2 दिनों की बात मेरी बात है, लेकिन कोई बुद्ध अंगुलीमाल के सामने सरेंडर नहीं करता है, बल्कि कहता है मैं ठहरा हुआ हूं, तू कब ठहरेगा। इसलिए इनको समझाने की जरूरत है और बुलंदी के साथ अपनी बात रखने की जरूरत है। अधिकार खोकर हम बैठना नहीं चाहते हैं, और इतने लोगों की आवाज जाएगी, जनता सुनेगी, बार बार कोशिश हम करेंगे, हम जनता को अपने पक्ष में करेंगे, और हमें संविधान ने अधिकार दिया है, हमारे सामने न्यायालय है। कोशिश तो करनी पड़ेगी, कदम उठाना पड़ेगा, जोखिम भी उठाना पड़ेगा, और समाज को समेट कर चलना पड़ेगा। ये हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है, जिसके लिए हमें पहल करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय पंकज जी। बिहार स्वाभिमान आंदोलन जिस प्रकार से इन विषयों के साथ अपने दर्शकों के बीच और बिहार प्रदेश के लोगों के बीच आती है, मैं समझता हूँ वाजे तौर पर हमारे जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, जो कहीं ना कहीं असंवेदनशील हैं इन विषयों के प्रति और अपनी राजनीतिक सत्ता का गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस परिचर्चा की सार्थकता यह होगी कि उन लोगों तक ये आवाज पहुंचेगी और राजनीति की जो दिशा और दशा है वो बदलेगी। आप सभी हमारे तमाम जो विशेषज्ञ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे, बिहार स्वाभिमान आंदोलन और मैं प्रवीण कुमार मिश्र, आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार आप लोगों के प्रति कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस परिचर्चा में आप शामिल हुए। डॉक्टर संजय पंकज जी, दल विशेष के कई पदाधिकारी देख रहे हैं, तो उन तक तो ये बात जा रही है ना। और श्रीमती अलका जी, जो कि यात्रा में होते हुए भी इस कार्यक्रम से जुड़ रही थी, और बड़े जी 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 और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार जी, आप सब लोगों को बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से हार्दिक आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। और इस तरह से फिर हम किसी नए विषय के साथ आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार अलका जी, बागी जी, बहुत अच्छा लगा। एक हुआ ना दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। ट्रेन में होते हुए शामिल हो गए। बहुत प्रेरित किया आपसे, हमने बहुत सारी बातें ली, हमारे भीतर भी एक ऊर्जा का प्रवाह हुआ है, और हो सकता है कि कल से मैं एक व्यापक संवाद शुरू कर दूं। आवाज तो उठानी पड़ेगी। बागी जी ने कितनी अच्छी बात की, तो हम लोग चिंता और चिंतन के बीच से रास्ता निकालें। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। नमस्कार।